नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरें एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। 3 तलाक बिल राज्यसभा से पास हो गया। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने और 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत पर रोक लगाने के मकसद से लाया गया मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक दोनों संसद से पारित हुआ। सदन में बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए मतदान हुआ, जो 84 के मुकाबले 100 मतों से खारिज हुआ। इसके बाद सदन में बिल पर मतदान हुआ और सदन ने इसे मंजूरी दे दी। वोटिंग के दौरान कई सांसदों का नदारद रहना भी विधेयक के पक्ष में गया। विधेयक पारित होने से पहले ही जदयू, अनाद्रमुक, टीआरएस और बसपा जैसे दल के सदस्यों ने इससे विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया। इसके अलावा एसपी की भी कुछ सांसद वोटिंग में शरीक नहीं हुए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर चर्चा के दौरान कहा कि 3 तलाक संबंधी विधेयक मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के मकसद से लाया गया है और इसे किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब इस्लामिक देश अपने यहाँ अपनी महिलाओं की भलाई के लिए बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो एक लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष देश हैं। ऐसे में हमें ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 तलाक से प्रभावित होने वाली करीब 75% महिलाएं गरीब वर्ग की होती हैं। ऐसे में ये विधेयक उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 33 साल पहले कांग्रेस सरकार को शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद एक मौका मिला था। दोनों सदनों में उसके पास खासी संख्या थी, लेकिन वह न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए विधेयक लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि ये सरकार समाज के सभी तबकों की चिंता करती है। उन्होंने कहा कि ये सरकार समावेशी सोच के साथ काम करती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्यसभा से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पास होने के ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के पारित होने से 3 तलाक की अन्यायपूर्ण परंपरा के प्रतिबंध पर संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और ये महिला पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है और पूरे देश के लिए संतोष का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक बिल के पास होने पर कहा कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टीकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। सदियों से 3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने 3 तलाक बिल राज्यसभा में पास होने पर कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनकी प्रतिबद्धता को पूरा करने और ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून सुनिश्चित करने के लिए बधाई देता हूं, जो मुस्लिम महिलाओं को रूढ़िवादी प्रथा के अभिशाप से मुक्त करेगा। उन्होंने इस बिल का समर्थन करने वाली पार्टियों का भी धन्यवाद किया। पारित विधेयक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो इस बिल के पास होने का इंतजार कर रही थी। वो राज्यसभा का इसके लिए धन्यवाद करती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार ने काफी पुरानी मांग पूरी की है। ये महिलाओं का अधिकार है। भाजपा नेता राकेश सिन्हा ने 3 तलाक विधेयक को ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि ये लड़ाई महिलाओं को मजबूर बनाने वाली और मजबूत बनाने वाली विचारधारा के बीच है। लोकसभा ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण एवं लागू कराने के मकसद से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने के प्रावधान वाले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को दी मंजूरी। लोकसभा ने मंगलवार को मजदूरी संहिता 2019 संबंधी विधेयक को दी मंजूरी, जिसमें मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, कारोबार अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना सहित श्रमिक कल्याण को मजबूत बनाया गया है। सरकार ने अमरावती, भोपाल, जोरहाट और कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान वाला एक विधेयक को राज्यसभा में किया पेश। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक को उच्च सदन में पेश किया। भाजपा सांसद डॉक्टर किरीट पी सोलंकी को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2019 और 20 का सभापति नियुक्त किया गया। इस समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं।
संसद में विधेयक पारित करने के दौरान विपक्ष द्वारा मत विभाजन पर जोर देने के चलन को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसदों से सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा, ताकि इन विधेयकों को अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब तक संसद में कई विधेयक पारित हुए हैं और सदन के बचे कार्यकाल में अन्य अहम विधेयकों को पारित कराने पर सरकार का जोर रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 दिवसीय 3 पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति गाम्बिया पहुंचे। गाम्बिया में उनकी राष्ट्रपति अडामा बैरो के साथ राजधानी बंजूल में राजनयिक स्तर की चर्चा होगी। बेनिन के कोटोनू में उनके सम्मान में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। राष्ट्रपति ने बेनिन में भारतवंशियों को भारत का सच्चा सांस्कृतिक राजदूत दिया करा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोजाम्बिक को भारत की ओर से देश की पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए 44 एसयूवी सौंपी। उन्होंने मोजाम्बिक के रक्षा मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सेक्टरों में पाकिस्तान ने अकारण गोलीबारी कर संघर्ष विराम का किया उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। दूसरी तरफ भारी नुकसान की खबर। सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शीर्ष जैश कमांडर सहित 3 आतंकवादी ढेर। सीबीआई ने ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, एचएएल, ओएनजीसी और गेल के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 4,700 करोड़ रुपए के ठेकों में भ्रष्टाचार के लिए किया मामला दर्ज। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता। कोर ग्रुप की बैठक में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र नैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी और विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। गृह मंत्रालय सुरक्षा प्रबंधन, पीड़ितों के बारे में अध्ययन और पीड़ितों की सहायता, साइबर अपराध और कानून जैसे क्षेत्रों में शिक्षण सत्र 2019-20 के लिए 3 परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के दामाद और कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ का शव मिल गया है। सिद्धार्थ सोमवार शाम से लापता थे। करीब 200 लोगों का दल मैंगलुरु के पास नेत्रावती नदी में उनकी तलाश कर रहा था। इससे पहले सिद्धार्थ की कार चालक बसवराज पाटिल ने मैंगलुरु में एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया कि उनके मालिक पुल से लापता हो गए थे। सिद्धार्थ का 27 जुलाई को एक पत्र सामने आया था जिसमें इक्विटी पार्टनर और कर्जदाताओं के दबाव का जिक्र था। वीजी सिद्धार्थ के एक पत्र में लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जवाब दिया है। विभाग के सूत्रों ने कहा कि कैफे कॉफी डे के खिलाफ जांच के मामले में कानून के मुताबिक ही काम किया गया। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्नाव रेप केस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से सस्पेंड किया गया और वे सस्पेंड ही रहेंगे। मामले में सीबीआई जांच जारी। कांग्रेस ने कर्नाटक के अपने उन 14 पूर्व विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। इन विधायकों को हाल ही में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य ठहराया था। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। अब्दुल्ला आजम खान पर गलत और कोडेड दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आदेश जारी किया कि उनकी सरकार टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनाने जा रही। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। सीबीआई चंडीगढ़ की टीम ने सेंट्रल जीएसटी डिवीजन खन्ना के सुपरिटेंडेंट रविंद्र सिंह सेठी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, जिसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन संशोधित एक्ट 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस नेता संजय सिंह ने राज्यसभा और पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। संजय सिंह ने कहा कि आज के समय में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और अगर देश उनके साथ है तो मैं भी उनके साथ हूं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बिहार के 13 जिले शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार में अब तक बाढ़ से 130 लोगों की मौत। असम में सभी प्रमुख नदियों में जलस्तर अब घटने लगा है। पिछले 24 घंटे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। राज्य में बाढ़ की चपेट में आने से 86 लोगों की मौत हो चुकी है।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। श्रावणी मेले में बाबा धाम पधारे श्रद्धालुओं से है वादा, भोलेनाथ के दर्शन में नहीं होगी कोई बाधा। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है झारखंड सरकार। यदि आती है कोई परेशानी तो सीधे मुख्यमंत्री को बताएं। ट्विटर हैंडल @दास रघुबर और फेसबुक पेज रघुबर दास पर अपनी समस्या बताएं। हर समस्या का समाधान किया जाएगा। समस्या हल होते ही आपको सूचित भी किया जाएगा। पिछले 2-3 वर्षों से राज्य सरकार ने की जो प्रयास है कि हम अपने श्रद्धालुओं को, कांवरियों को अच्छी सुविधा दें ताकि किसी तरह की परेशानी हमारे कांवरियों को ना हो। फिर भी अगर कहीं चूक शासन प्रशासन से होती है तो आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़े, आपकी सारी परेशानियों को तुरंत हल करने का प्रयास हमारी सरकार, हमारा प्रशासन करेगा। पूरी हो शिव भक्तों की हर मनोकामना, यही है भोलेनाथ से प्रार्थना। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। और दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शनिवार तक पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना जताई है। वलसाड जिले की धर्मपुर तालुका में इस दौरान 288 मिलीमीटर बारिश हुई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश के कारण चमोशी और भमरागढ़ तहसीलों में हालात काफी खराब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली की सीमा में किसी भी तरह के हादसे, एसिड अटैक आदि का शिकार लोगों का मुफ्त इलाज राज्य सरकार कराएगी। हरियाणा के रोहतक के पोस्ट ऑफिस में गंगोत्री का गंगा जल बेचा जा रहा है। डाकघर के पीआरओ का कहना है कि जो लोग कांवड़ यात्रा में नहीं जा पाए उनके लिए ये सुविधा दी जा रही है। ननकाना साहब जाने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते सिख तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान पहुंचा। ये तीर्थयात्री 1 अगस्त को गुरु नानक जी के जन्म स्थान ननकाना साहिब में उत्सव की शुरुआत करेंगे। मणिपुर पुलिस ने उग्रवादी संगठन KNFP के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस को इनके पास से हथियार और सिम समेत मोबाइल फोन बरामद किया। अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत मध्यस्थता कमेटी देगी अपनी रिपोर्ट। इस मामले में 2 अगस्त को होगी सुनवाई। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल से सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला से जुड़े मामले पर करेगा सुनवाई। हवाई अड्डे पर रुजिरा के लगेज से सोना बरामद होने पर केंद्रीय सीमा शुल्क विभाग ने किया था मुकदमा दर्ज। मुंबई की विशेष PMLA कोर्ट में जाकिर नाइक को आज शारीरिक रूप से अदालत में होना होगा पेश। अगर जाकिर नाइक हाजिर नहीं होता तो गैर जमानती वारंट होगा जारी। IMA घोटाले मामले में कांग्रेस से निलंबित विधायक रोशन बेग और BZ जमीर से बेंगलुरु में SIT करेगी पूछताछ। गौरतलब है कि IMA ज्वेल्स ने निवेशकों को भारी रिटर्न का लालच देकर करीब 2000 करोड़ रुपए जुटाए थे। मथुरा के गोवर्धन में 3 मंदिरों के लिए एक श्राइन बोर्ड गठित करने में देरी पर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK अवस्थी आज NGT के समक्ष होंगे पेश। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार को नया वित्त सचिव बनाया गया। सुभाष चंद्र गर्ग को वित्त मंत्रालय से स्थानांतरित कर बिजली सचिव बनाया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी तक 6.8 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं और कई कंपनियों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 2 वित्त वर्षों में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सालाना रिटर्न फाइल नहीं किए।
रिजर्व बैंक ने विदेशों से वाणिज्यिक कर्ज से संबंधित नियमों को और उदार बनाया। कार्यशील पूंजी, सामान्य कंपनी उद्देश्य तथा रुपए के कर्ज लौटाने के संदर्भ में राशि के वास्तविक उपयोग पर पाबंदी से छूट दी गई। भारत को बीते वित्त वर्ष 2018 और 19 में अब तक का सर्वाधिक 64.37 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 5 साल के दौरान 286 अरब डॉलर का एफडीआई आया। बाजार नियामक सेबी ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनपी देसाई पर मंगलवार को 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भेदिया कारोबार से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ सेबी ने आदेश दिया। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 2 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत, वहीं 38 अन्य घायल। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से 2 छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, जो एक सप्ताह में इस तरह का दूसरा प्रक्षेपण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को आग्रह करते हुए कहा है कि वे अमेरिका के साथ व्यापार करार का इंतजार न करें। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े बैंक कैपिटल वन के ग्राहकों का डाटा चोरी होने का बड़ा मामला सामने आया है। एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बैंक का सर्वर हैक कर 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के निजी डाटा में सेंध लगा दी। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि पिछले साल विश्व के अलग अलग हिस्सों में हुए सशस्त्र संघर्षों में 12,000 से अधिक बच्चे मारे गए या घायल हुए। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया और यमन में हताहत हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि ये मौतें या चोट पहुंचाना बच्चों के खिलाफ होने वाले उन 24,000 से अधिक क्रूर हिंसा के घटनाओं में शामिल है जिनकी संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की है। इनमें लड़ाकों द्वारा बच्चों का इस्तेमाल किया जाना या उनकी नियुक्ति करना, यौन हिंसा, अपहरण और स्कूलों, अस्पतालों में हमले शामिल हैं। अमेरिका में दक्षिण पश्चिम फिलाडेल्फिया में म्यूजिक वीडियो शूट के दौरान गोलीबारी में मशहूर 21 वर्षीय एजरा वे रैपर की मौत हो गई है और 5 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने ये जानकारी दी। अमेरिका व चीन में व्यापार युद्ध के बावजूद चीनी स्मार्टफोन कंपनी हुआवेई का 2019 का जनवरी से जून का राजस्व 23.2% बढ़कर करीब 58.3 अरब डॉलर पर पहुंचा। पाकिस्तान के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में बच्चों सहित लगभग 34 लोगों की मौत। चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका पर साधा निशाना और कहा कि हांगकांग में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के पीछे वॉशिंगटन का हाथ है। गौरतलब है कि प्रत्यर्पण बिल के विरोध में हांगकांग में प्रदर्शनों की शुरुआत हुई। मॉस्को की एक अदालत ने जेल में बंद विपक्ष के नेता अलेक्सी नवाल्नी की स्वास्थ्य के आधार पर जल्दी रिहाई की मांग को अस्वीकार कर दिया है। मुख्य आलोचक अलेक्सी को मॉस्को में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान करने पर 30 दिनों के लिए जेल भेजा गया। ईरान की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में राष्ट्रपति हसन रूहानी के पूर्व आर्थिक सलाहकार मोहम्मद अली नजफी को मौत की सजा सुनाई। श्रीलंका में ईस्टर के दिन बम हमले के बाद इस्तीफा देने वाले 4 मुस्लिम मंत्री फिर से सरकार में शामिल हो गए हैं। जांच में इन मंत्रियों के स्थानीय इस्लामी चरमपंथी समूहों के साथ कथित संलिप्तता नहीं पाए जाने के बाद मंत्री सरकार में हुए शामिल। जापान में पिछले एक सप्ताह के भीतर भीषण गर्मी से और लू लगने का कारण 11 लोगों की मौत। लू से प्रभावित 5,644 लोग अस्पताल में भर्ती। अमेरिका ने हाल ही में WTO के नियमों में निर्धारित विकासमान देशों के स्थान पर नियमों में सुधार लाने के लिए 90 दिन की अवधि घोषित की। चीन के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा और आबादी की बुढ़ापे की गति सबसे तेज होने वाले देशों में से एक। विश्व कंप्यूटर कांग्रेस में आयोजित न्यूज ब्रीफिंग के अनुसार विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर विनिर्माण आधार के रूप में वर्तमान में चीन का कंप्यूटर उद्योग पहले स्थान पर। भारतीय टेस्ट बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के डोपिंग परीक्षण में नाकाम रहने के कारण बीसीसीआई ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से उन्हें 8 महीने के लिए किया प्रतिबंध। पृथ्वी शॉ पर 15 नवंबर 2019 तक रहेगा प्रतिबंध। पृथ्वी शॉ को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान प्रतिबंधित ड्रग का दोषी पाया गया। दाएं हाथ के बल्लेबाज शॉ ने अनजाने में प्रतिबंधित
पदार्थ का सेवन किया जो आमतौर पर कफ सिरप में पाया जाता है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि मुझे लगता है कि दबाव में रहाणे ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। टेस्ट क्रिकेट में उनका अच्छा औसत है। उन्होंने हमारे लिए दबाव में अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि वे लय में जल्दी लौटेंगे। भारतीय टीम के मुख्य कोच के उम्मीदवार रॉबिन सिंह ने कहा कि मेरी वर्ल्ड कप की टीम में रहाणे और रायडू जरूर होते। इन दोनों खिलाड़ियों के पास हर तरह की परिस्थितियों में खेलने का अनुभव है और उन्हें टीम से बाहर करने का निर्णय सही नहीं था। अजिंक्य रहाणे किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि सौरव गांगुली अपने समय में भारत के महानतम बल्लेबाजों में से एक रहे हैं, क्योंकि विपक्षी टीम चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सौरव ने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाया। संजय मांजरेकर ने कहा कि आदरपूर्वक मैं गावस्कर सर की उस बात से असहमत हूं जिस पर उन्होंने विराट कोहली को कप्तान बनाए रखने के ऊपर चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए। भारतीय टीम ने विश्व कप में इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया था। टीम ने लीग स्टेज में अपने 7 मैच जीते और जो आखिरी मुकाबला हारे वह भी करीबी था। ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लेंगर ने कहा कि एजबैस्टन टेस्ट के लिए पूरी तरह से फिट हैं। उस्मान ख्वाजा लेंगर ने कहा कि वो अनुभवी खिलाड़ी है और उनका औसत भी 40 से ऊपर का है। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो डेनली ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज टेस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले में वे चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करेंगे, जबकि कप्तान जो रूट तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ का मानना है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में रोमांच लाएगा। वॉ ने कहा कि मैं समझता हूं कि खिलाड़ी अभी भी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर एवं टीम बनाना चाहते हैं और इसे मापने के लिए ये चैंपियनशिप सबसे अच्छा तरीका है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डू प्लेसी का मानना है कि भारतीय टेस्ट दौरा उनके लिए सबसे कठिन दौरा रहने वाला है। डू प्लेसी की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीकी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत भारतीय दौरे से करेगी। 2 अक्टूबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 15 सितंबर को भारत के खिलाफ पहला T20 मैच खेलेगी। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि पीसीबी ने जल्दबाजी में मोहम्मद आमिर को राष्ट्रीय टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंग्लैंड के माइकल गफ और वेस्टइंडीज के जोएल विल्सन को वार्षिक समीक्षा और चयन प्रक्रिया के बाद 2019 और 20 सत्र के लिए अंपायरों के अमीरात आईसीसी एलीट पैनल में किया शामिल। पूर्व भारतीय बल्लेबाज और आंध्र प्रदेश के कप्तान वेणुगोपाल राव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। वेणुगोपाल राव ने भारत की तरफ से 16 वनडे खेले हैं। पिछले कुछ समय से चोट के कारण कोर्ट से दूर रही साइना नेहवाल अगले महीने होने वाली विश्व चैंपियनशिप से पहले लय में आना चाहेंगी। थाईलैंड ओपन के पहले दौर में उनका सामना क्वालिफायर खिलाड़ी चाइवान से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में 5वीं वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में रेनपेंग बो से भिड़ेंगे, जबकि एचएस प्रणॉय के सामने हांगकांग के वोंग विंग की चुनौती होगी। समीर वर्मा का सामना मलेशिया के लीजी जिया से होगा। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का बहिष्कार करने की भारतीय ओलंपिक संघ की अपील का वह समर्थन नहीं करती, लेकिन इस प्रतियोगिता से निशानेबाजी को हटाना गलत है। महाराष्ट्र सरकार ने वार्षिक खेल पुरस्कारों के विजेताओं को चुनने के मानदंडों में सुधार करने के लिए पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई को 11 सदस्यीय समिति अध्यक्ष नियुक्त किया। विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता अंजुम मुदगिल ने अर्जुन बाबूता के साथ मिलकर 10 मीटर एयर राइफल्स मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता गोल्ड। हैरी केन के एकमात्र गोल की बदौलत टॉटनहैम हॉटस्पर ने ऑडी कप के सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड को दी 1-0 से मात। टॉटनहैम हॉटस्पर का फाइनल में बायर्न म्यूनिख से होगा उनका सामना। और ब्राजील पुलिस ने फुटबॉल खिलाड़ी नेमार पर लगे बलात्कार के आरोपों की जांच सबूतों के अभाव में कर दी है बंद। मई में पेरिस के एक होटल में एक महिला ने नेमार पर बलात्कार का आरोप लगाया था। खबर मनोरंजन जगत से अभिनेता परेश रावल आगामी फिल्म तूफान में बॉक्सिंग कोच की भूमिका में नजर आएंगे। इसमें अभिनेता फरहान अख्तर एक बॉक्सर के किरदार में दिखेंगे। अभिनेता अजीत कुमार और निर्माता बोनी कपूर अपनी आगामी फिल्म AK-60 के लिए एक बार फिर से एक साथ काम करने जा रहे हैं। ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म सुपर 30 को महाराष्ट्र सरकार ने किया टैक्स फ्री। आनंद कुमार ने इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया धन्यवाद।
फिल्म साहो के नए गाने का टीजर हुआ जारी। साहो को तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम और हिंदी में भी साथ साथ बनाया जा रहा है। हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की आज 39वीं पुण्यतिथि है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने गैर फिल्मी गीत, भजन सहित आंचलिक गीत भी गाए। और फिल्म पहलवान का गाना जय हो पहलवान हुआ रिलीज। गाने में सुनील शेट्टी का एक दमदार लुक सामने आया है। फिल्म 12 सितंबर को होंगी रिलीज। कंगना रनौत और राजकुमार राव स्टार ऑफ फिल्म जजमेंटल है के आने की कमाई 22.04 करोड़ रुपए के पार। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा, स्टारडम एक प्राइस टैग के साथ आता है जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अभिनेत्री नीना गुप्ता की फिल्म द लास्ट कलर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में प्रदर्शन के लिए चुनी गई। फिल्म स्ट्रीट डांसर के मेकर्स ने फिल्म की मेकिंग का एक वीडियो किया जारी। इसमें वरुण धवन ने फिल्म के सफर को दिखाया। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।